हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष का क्या कारण है। आखिर क्यों रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है? ये क्या अभी रिसेंटली कोई उसके बीच विवाद हुआ है या कुछ पहले से है? तो वही आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये मैं कई दिन से बोल रही थी, तो आज टाइम मिला है, तो आज मैं इसको 20 से 25 मिनट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। शॉर्ट में ही बताऊँगी, बहुत डीप मतलब आपको हर पॉइंट बताते हुए चलूँगी, लेकिन शॉर्ट में ही बताना है, और जिससे आपके सारे टर्म क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, उसको मैप के थ्रू ही इसको डिस्कस करेंगे चीज़ें, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट मैप पहले ले लेते हैं, ताकि आपकी चीज़ें यहाँ थोड़ा ब्लर है क्योंकि इतनी क्लियर नहीं मिली मुझे। बाकी आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। 1 मिनट। ये सारे मैंने यूक्रेन के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष कर। तो बात करेंगे जो रशिया और यूक्रेन है, इनके बीच का जो संघर्ष है, उसका मेन जो कारण है वो है नाटो। अब आप कहेंगे ये नाटो क्या है? मैंने कहा कि इन दोनों के बीच का जो जंग का पूरा कारण है, पूरा जो विवाद चल रहा है, उसके बीच का पूरा कारण यही नाटो ही है। तो नाटो क्या है? ये नाटो, तो पहले हम जानेंगे ये नाटो है क्या। तो चलिए देख लेते हैं नाटो। पहले नाटो के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कारण है, क्यों ये ऐसा हो रहा है विवाद। तो नाटो पहले देख लीजिए। 1 मिनट। नाटो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? ये क्या है? नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैंने बताया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ देशों का एक क्या है, इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री संगठन है। इसका मकसद क्या होता है, इसको गठन क्यों किया गया? इसमें इसका मकसद जो मतलब साझा, मतलब सारे सदस्य देश जो होंगे वो सब मिल करके साझा सुरक्षा नीति पर क्या करना है, इनका काम करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी नाटो देश पर कोई सेकंड कंट्री क्या करता है, हमला करता है, तो नाटो के जितने भी सदस्य देश होंगे वो जो देश प्रभावित होगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जैसे क्या होते हैं, फ्रेंड लोग होते हैं, अगर किसी एक पर कोई दिक्कत आती है तो वो कॉल किया, अरे भाई मेरे से प्रॉब्लम है और क्या तुम आओगे? तो क्या वो सारे जितने होंगे तुरंत आ जाते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो नाटो भी यही काम करता है कि मतलब अगर किसी एक देश पर कोई हमला करता है तो जो अफेक्टेड देश होंगे, जो प्रभावित देश होंगे, उसके साथ सभी देश खड़े हो जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। इस और यही यही नाटो का पूरा है कि इसका पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नाटो का क्या काम है। तो इसमें क्या हुआ था कि नाटो का मतलब कब इसका गठन किया गया था? तो नाटो का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1949 में, 1949 में हुआ था। क्यों हुआ था उस समय? अभी मैं जब जाऊंगी यूक्रेन और रशिया के बारे में बताऊंगी तो वहाँ मैं बताने वाली हूँ, लेकिन अभी यहाँ जब बता ही रहे हैं तो इसके बारे में कंप्लीट बता दें नाटो के बारे में कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये तब और जब ये बना था तब इसमें केवल 12 सदस्य देश थे। जब ये बना था, जब इसका गठन हुआ था, तो केवल 12 सदस्य देश थे। और ये जब सोवियत संघ की जो विस्तारवादी नीति थी, पॉलिसी थी, उसको रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा इसका गठन किया गया था। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और उस समय जो 12 सदस्य देश थे, उसमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन था, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क थे। तो ये आपको नाटो के बारे में अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। क्या है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग के बीच में क्या विवाद है? तो नाटो ही विवाद है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ना 1 मिनट। एक्चुअली ये विवाद इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यही पूरे विवाद की जड़ है। तो रशिया क्यों नहीं चाहता है, तो ये सब हम चलते हैं जानते हैं। क्या हुआ था कि सोवियत संघ, आपको पता होगा कि रशिया कभी सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इतना तो पता होगा। 1 मिनट। 1 मिनट, थोड़ा कलर। हम्म तो ये कभी सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था।
तो उस टाइम जब ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तब ये यूक्रेन का भी इसका मित्र था उस टाइम। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग देश होते हैं तो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कैसे क्या होता है, आप देख रहे होंगे यूक्रेन की जो सीमा, ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन की जो पूर्वी सीमा है ये किससे लगती है, रशिया से लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो यूरोप से लगती है, यूक्रेन की सीमा। ये आपको क्लियर इतना हो गया होगा। जब क्या होता है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है। दो सुपर पावर बन के उभरते हैं, एक होता है अमेरिका एंड सेकेंड क्या होता है, सोवियत संघ। सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसको कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब क्या होता है कि 25 दिसंबर को क्या होता है कि सोवियत संघ जो है 25 दिसंबर 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ टूट जाता है। और जब सोवियत संघ टूटता है तो इससे सोवियत संघ से टूट करके ये कितने हैं, 15 नए देश बनते हैं। सोवियत संघ जब टूटता है तो 15 सदस्य नए बनते हैं, नए देश बनते हैं, सदस्य नहीं 15 देश बनते हैं। और ये अलग अलग बन करके, ये अलग अलग जो बने 15 देश, ये धीरे धीरे क्या जाते हैं, नाटो के सदस्य बनते चले जाते हैं। नाटो के सदस्य देश बनते चले जाते हैं। ये इतना क्लियर हो गया। अब बात करें कि क्या होता है जब ये सदस्य देश बने चले जाते हैं तो यूक्रेन की सरकार, तो फिर ये क्या होता है कि 2004 में क्या होता है, यूक्रेन अलग हो जाता है। और यूक्रेन अलग होने के बाद भी क्या होता है, जब सोवियत संघ से ये, जब पहले तो हिस्सा था इसका 1991 में, लेकिन जब मतलब इसका क्या हो जाता है, टूट जाता है सोवियत संघ, 15 अलग अलग देशों में विभक्त हो जाता है। तो ये यूक्रेन जब अलग होता है तो इस पर भी रूस, अलग होने के बाद भी क्या होता है, रूस का प्रभाव इस पर काफ़ी हद तक दिखाई देता है। और यूक्रेन की सरकार जो है, जो यूक्रेन की सरकार होती है वो क्या करती है, अभी भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी। अलग होने के बावजूद भी ये क्या करती थी, उसी के आदेश पर काम करती थी। लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ पर, उसके बाद क्या होता है कि 2004 में क्या होता है, जब वहाँ राष्ट्रपति चुनाव होता है तो यूक्रेन में जो चुने जाते हैं उनका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नाम थोड़ा टफ है, विक्टर यानुकोविच। 2004 में राष्ट्रपति के चुनाव में यूक्रेन में इनकी जीत हो जाती है। और ये जो यानुकोविच थे ये रूस के समर्थक माने जाते हैं। 2008 में क्या होता है कि विपक्षी नेता जो रहते हैं यूक्रेन के, वो क्या करते हैं, नाटो में शामिल होने का ऐलान करते हैं, प्लान करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, नाटो में शामिल होंगे। और अमेरिका इसका क्या करता है, समर्थन करता है कि चलो तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन जो राष्ट्रपति थे रशिया के ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, ये क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। वो पहले से ही विरोध कर रहे थे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि क्यों ये विरोध कर रहे थे। अभी मैंने बताया कि अमेरिका के द्वारा इसका नाटो का गठन किया गया था, किस लिए, कि इसकी जो रशिया है इसके विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए नाटो का गठन हुआ था। अब जब यूक्रेन जब इसका पड़ोसी देश है, जब इसमें शामिल होगा नाटो में, तो ये क्या किया, इसका विरोध कर रहा है कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। अगर ये इसके मतलब अगर ये इसमें चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे, ये घिर जाएगा सभी देशों से, जो नाटो के सदस्य देश हैं, इससे ये घिर जाएगा। तो यही इसको चिंता सता रही है और इसीलिए ये इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, नहीं आने दे रहा है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करें कि फिर क्या होता है। अब आगे चलते हैं, 2008 तक का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि और आगे क्या टकराव होता है। 2013 की बात करते हैं। 2013 में ये टकराव और उभर करके आता है। क्या होता है, जब यूक्रेन में जो रूस समर्थक थे राष्ट्रपति, जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से चल रही जो राजनीतिक कारोबारी डील थी वो रोक दी। और इसी फैसले का क्या नाम था, यानुकोविच जो है, इनका जो फैसला था उसी का विरोध किया गया। और वहाँ पे कुछ काफ़ी हफ्ते तक क्या हुआ, प्रदर्शन होते हैं, कई वीक तक चलते हैं उनके फैसले के विरुद्ध। कई जगह पर आंदोलन भी बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। और फिर क्या होता है कि मार्च 2014 में, कब की बात बताया मैंने, मार्च 2014, इसमें क्या होता है, जो रशिया रहता है वो क्या करता है, रूस क्या करता है, क्रीमिया पर नियंत्रण कर लेता है। ये क्रीमिया आपको दिख रहा होगा, ये क्रीमिया, ये रशिया क्या करता है कि क्रीमिया पर नियंत्रण कर लेता है। और इसके कुछ समय बाद क्या करता है, यूक्रेन का जो ये इलाका रहता है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दोनों आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो रूस समर्थक अलगाववादी थे, इन क्षेत्र को वो क्या करता है, रशिया क्या करता है, स्वायत्त घोषित कर देता है।
इसके बाद ही यूक्रेन के जो ये दोनों क्षेत्र रहते हैं इनको भी स्वायत्त घोषित कर दिया। और फिर क्या होता है कि फ्रांस और जर्मनी के प्रयास से जब इन क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित कर दिया जाता है तो यूक्रेन और रूस में भी समझौता होता है, लेकिन वो समझौता कहलाता है, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, जो समझौता होता है वो कहलाता है मिन्स्क समझौता। मिन्स्क समझौता, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत चर्चा में, बहुत इंपॉर्टेंट है मिन्स्क समझौता। तो अभी शॉर्ट में बता देंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये 2014 में क्या होता है, मिन्स्क समझौता होता है सितंबर 2014 में ये होता है। यूक्रेन और जो रूसी समर्थित अलगाववादी थे उन्होंने ही सितंबर 2014 में बेलारूस है, अभी मैप में दिखा दे रहे हैं, वहाँ की राजधानी है मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, तो वहीं पर ये समझौता हुआ था। इस समझौते पर सहमति व्यक्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया मिन्स्क समझौता। और इस मिन्स्क समझौता में क्या होता है, 12 सूत्रीय संघर्ष विराम पर क्या होती है, सहमति व्यक्त की जाती है। इसमें क्या था, इस समझौते में था जो एक दूसरे मतलब देश के लोगों को कैदी बनाकर रखे हैं उनको क्या किया जाए, आदान प्रदान कर दिया जाए, और भारी हथियार जो एक दूसरे की सीमा पर लगाए गए हैं, रखे गए हैं, उसको हटाया जाए। तो ये सारे इस समझौते में शामिल थे। लेकिन क्या होता है, ये जो ये दोनों पक्षों के द्वारा, रशिया यूक्रेन के द्वारा क्या होता है, उल्लंघन के साथ ही ये जल्दी टूट जाता है, मतलब इसको फॉलो नहीं किया जाता है, इसको माना नहीं जाता है। फिर क्या होता है, मिन्स्क सेकंड समझौता, फिर जरूरत पड़ती है कि चलो भैया क्या करते हैं, एक दूसरे समझौते की जरूरत पड़ जाती है, तो मिन्स्क सेकंड समझौता जो कि क्या होता है 2015 में होता है, फरवरी 2015 में ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि जो रशिया था, यूक्रेन था, और यूरोप में जो सुरक्षा और सहयोग संगठन था जिसको क्या बोलते हैं, OSCE इसको बोलते हैं, मतलब कि इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन यूरोप। तो उसको कहा गया यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन जो था, यानी कि रशिया, यूक्रेन और OSCE इसके प्रतिनिधि और जो दो रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्र के नेता थे उनके मध्य क्या होता है, वही दो जो डोनेटस्क और लुहांस्क थे, इनके बीच क्या होता है, 13 सूत्री समझौतों पर क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मिन्स्क समझौता एक्चुअली में था क्या। तो इस सिंपल में एक वर्ड में, मतलब 2 लाइन में बता दे रहे हैं कि अगर सामने आ जाए तो आपको ये कि पूर्वी यूक्रेन में जो रूस समर्थक विद्रोही थे और जो यूक्रेन की सेना थी उनके बीच जो खूनी संघर्ष उस समय चल रहा था, तो उसके लिए क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। पहला समझौता हुआ था मिन्स्क 2014 में, और दूसरा समझौता होता है मिन्स्क 2015 में, जिसको मिन्स्क सेकंड समझौता कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बेलारूस की राजधानी में ये समझौता हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मिन्स्क समझौता कहा गया। तो इसके तहत उन इलाकों में क्या किया गया था, शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए जाने थे, और इसी को ही कहा गया था क्या, मिन्स्क समझौता। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतना जब आपको क्लियर हो गया तो चलते हैं आगे की तरफ और भी देख लेते हैं कि चलो ये तो उस टाइम की बात थी, अब क्या, अब क्यों आखिर इतना हो गया, चलो अब ये हो गया, समझौता हो गया तो शांति अब तो कायम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्या होता है, दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर 2021 में जो यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने क्या किया, नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि अब कहते हैं कि नहीं, हमको नाटो में जाना है, नाटो की सदस्यता लेने के लिए क्या करते हैं, ऐलान कर देते हैं। और जब ये ऐलान कर देते हैं, और जो कि रशिया को पसंद नहीं है, रशिया शुरू से ही ये इनकार करते आए कि नाटो में एंट्री नहीं लेना है, नाटो में नहीं जाना है। तो इसी को लेकर के ये क्या हो जाता है, यूक्रेन का जब ये घोषणा रशिया जानता है तो वो इससे एंग्री हो जाता है, नाराज हो जाता है, और रूस किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो से जा कर के जुड़े, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। और यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रशिया ने कई महीनों से पिछले क्या किया है, अपने लाखों सैनिकों को यूक्रेन की जो सीमा है उसी पर तैनात कर रखा था, और हमले की बात हो रही थी, जो कि उसने क्या किया, आज तो चौथा दिन है उसके आक्रमण का, तो 4 दिन पहले उसने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। पुतिन उसका यही कहना है कि नाटो क्या, मतलब ये जो पूर्वी यूरोप है, ये आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट यहाँ चलते हैं अपने,
यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। तो वही उसका कहना है कि उसको नाटो में नाटो मतलब पूर्वी यूरोप में जो है नाटो अपना विस्तार क्या करे, बंद कर दे। ये पूर्वी यूरोप में वो नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि ये और वो कहता है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल ना होने की, और उससे इन्होंने ये प्रस्ताव रखा है अटैक करने के बाद। ये हुआ कि चलो हम कूटनीतिक तरीके से इसको मतलब सॉल्व करना चाहते हैं, तो बात करने पर एग्री भी हो गए दोनों। बात हुई भी तो उन्होंने बस यही कहा कि क्या करो, तुम सरेंडर कर दो। यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा, जेलेंस्की से, तुम सरेंडर कर दो और ये मुझे मतलब गारंटी दो, ये बताओ कि तुम नाटो में शामिल नहीं होगे। अगर ये तुम मुझे गारंटी दे रहे हो, मुझे ये गारंटी तुरंत चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये अटैक जो हो रहा है, आक्रमण करवा रहे हैं, ये हम रोक देंगे, ये हमला रोक देंगे। लेकिन ये इसको सरेंडर होने के लिए ये एग्री नहीं हो रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो ये लगातार तभी से ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जितनी पूरी हिस्ट्री थी ये मैंने आपको अच्छे से बता दी है। जैसा कि आप लोग को थोड़ा सा मैंने न्यूज़ आर्टिकल लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे क्या है कि अब ये जो हमला हो रहा है तो क्या खाली यूक्रेन और रशिया इससे प्रभावित हो रहा है? ना, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। जैसे पेट्रोल और गैस में भी दिखेगी महंगाई, बिल्कुल महंगाई दिखेगी, क्योंकि वहीं से अधिकतर आते हैं। हमले के कारण क्या होगा, रशिया से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। अब जब वहाँ से जब सप्लाई नहीं हो पाएगी, आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये आपको देखना ही होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। यूक्रेन से एटमी सहयोग का रिश्ता भी प्रभावित होगा। रशिया हमारा बड़ा मिलिट्री सप्लायर है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और चीन भी इससे क्या कर सकता है, अपनी चाल चल सकता है। तो ये सब भारत को अपना इस हिसाब से देख करके अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। फिर क्या है, ये है देखिए, उसमें चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट भी निशाने पर है रशिया के, उस पर भी उसने अटैक किया हुआ है, उसको भी अपने उस पर अधिकार में ले लिया है। चेरनोबिल कहाँ पर है? यूक्रेन की राजधानी, जो क्यू यूक्रेन की राजधानी क्यू है, जहाँ पर वो लगातार अटैक कर रहा है। तो वहाँ यहाँ से करीब 96 किलोमीटर दूर है ये चेरनोबिल, और ये भी उस पर भी उसने क्या कर लिया है, अपने अधिकार में ले लिया। ये देखिए अभी ये कल की न्यूज़ है कि रशिया के खिलाफ यूएस यूरोप नाकाम, भारत बोला हम दोनों पक्षों, मतलब भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है। ये क्या हुआ है, यूएन सुरक्षा UNSC इसकी बैठक हुई कि क्या किया जाए। रूस के बारे में सबने वोटिंग किया, तो रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रूस इसमें शामिल है, तो रूस ने तो अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके इसे खारिज कर दिया। 11 देश क्या किए हैं, इसके खिलाफ वोट डाले हैं, लेकिन इसमें 3 लोग इस वोटिंग नहीं किए। कौन कौन नहीं किया? भारत नहीं किया, चाइना नहीं किया, और संयुक्त अरब अमीरात ने नहीं किया। ये तीनों अलग हो गए, बाकी सबने वोटिंग किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि भारत किसी के तरफ नहीं है। वो क्या कह रहा है, वो अपना बस ये चाहता, वो भारत कूटनीति के माध्यम से मसले को हल करने के पक्ष में, वो एकदम तटस्थ रहना चाहता है, वो किसी के फेवर में नहीं है। ये आपको क्लियर। और ये वहाँ बहुत सारे भारतीय भी फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो वहाँ से निकालने के लिए भी यूक्रेन से पोलैंड के रास्ते से भारतीयों को निकाला गया। तो ये सारी भी न्यूज़ में थी, जो कि मैंने आपको बीच बीच में बताया। और ये रूस यूक्रेन संकट से उत्पन्न संभावित ऊर्जा, मतलब ये सारे अफेक्ट होंगे उससे। ये आपको ये सारे मैंने यहाँ दे दिया है, मैं शेयर करूँ। ये देखिए, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहाँ पर कैसे यूक्रेन ने हमला किया, ये देखिए पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, ये पूरा जाम लग गया है, पूरा भीड़। लिथुआनिया में मैंने अभी कल डिस्कस किया क्वेश्चन में कि वहाँ आपातकाल लगा दिया गया, क्योंकि बाल्टिक देश है और ये उससे टच्ड है, बेलारूस से। लिथुआनिया बेलारूस से टच है, तो इसी से वो डर के मारे, ऐसा उसे लग रहा है कहीं जब वो उसको नहीं छोड़ा तो हम लोग पर भी आपात ना जाए, तो इसी के कारण वो क्या किया है, आपातकाल की घोषणा लगा दिया, और जितने भी उसके फंड है उसकी सुरक्षा में लगा दिए। ये देखिए यहाँ लिखा, नाटो के सदस्य देश की सीमाएं दक्षिण पश्चिम में रूस के कालिनिनग्राद क्षेत्र से, पूर्व से बेलारूस से, उत्तर को लाटविया से, और दक्षिण में पोलैंड से लगी हुई है। ये कल मैंने डिस्कस किया। ये देखिए बच्चे डरे हुए हैं पूरा। तो ये सारी मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आ गया होगी पूरी स्टोरी इसकी। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो गाइज सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी जितने भी अपडेट होती रहेंगी न्यूज़ है, वो मैं डेली अब करंट के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया करूँगी, ताकि आप चीज़ें उससे क्या रहें, अपडेट रहें। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।